उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें रखने वाला महाराष्ट्र में रविवार को सबसे बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। देश के कद्दावर नेताओं में से एक शरद पवार के साथ उनके भतीजे अजित पवार ने ही उनकी पार्टी में बगावत कर दी और शिंदे सरकार को सपोर्ट कर डिप्टी सीएम बन गए हैं। ठीक 41 साल पहले चाचा शरद पवार ने भी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत कर दी थी। आखिर अजित पवार ने अपनी ही चाचा की पार्टी को क्यों तोड़ दिया? क्या है इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी? चलिए जानते हैं दोस्तों। इसके साथ ही इस वीडियो में जानेंगे चाचा शरद पवार की वो कहानी जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी को तोड़ दिया था। दोस्तों, शरद पवार द्वारा बनाई गई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में टूट पड़ने की नींव पिछले साल 11 सितंबर को ही पड़ गई थी। दरअसल पिछले साल 10 और 11 सितंबर को दिल्ली में एनसीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, जिसमें शरद पवार को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। 11 सितंबर को बैठक के बीच शरद पवार के सामने से ही अजित पवार उठकर चले गए, जिसके बाद उनकी नाराजगी पहली बार सबके सामने आ गई थी। इसके बाद 21 अप्रैल 2023 को मुंबई में एनसीपी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद मीडिया में खबरें चलने लगी कि अजित पवार पार्टी के सीनियर नेताओं से नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि पहले से ही दूसरे कार्यक्रम में उनके जाने का प्लान फिक्स था। इसके बाद अप्रैल के महीने में ही अजित पवार ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के करिश्मे के कारण ही बीजेपी 2014 और 2019 में सत्ता में आई थी। पीएम ने देश का भरोसा जीता है। अपने भाषणों के जरिए उन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। इस इंटरव्यू के बाद उनके बीजेपी की तरफ जाने की चर्चाएं होने लगी। इन सब के बीच 2 मई को शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने शरद पवार के फैसले का विरोध किया और उन्हें मनाने लगे। लेकिन अजित पवार ने खुलेआम कहा था कि इस विरोध से कुछ नहीं होगा, पवार साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हालांकि 4 दिन में ही शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वे जब इस बात की जानकारी मीडिया को देने आए तो अजित पवार वहां मौजूद नहीं थे। तभी इस बात की चर्चा होने लगी कि अजित पवार शरद पवार के फैसले से नाराज हैं। अजित पवार की बगावत ही आखिरी कील बनी। 10 जून 2023 को जब शरद पवार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें उन्होंने पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया। शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया और अलग अलग राज्यों का इंचार्ज भी बना दिया। इसके बाद अजित पवार की नाराजगी की खबरें आई, हालांकि उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वहीं शरद पवार ने कहा था कि अजित पहले से ही विपक्ष के नेता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वे राज्य को देखेंगे। 28 जून को दिल्ली में एनसीपी की कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, जिसमें मंच पर एक पोस्टर लगा था, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर लगी थी। लेकिन अजित पवार को इस पोस्टर में जगह नहीं मिली। इस बात से अजित पवार काफी नाराज हुए। इसी नाराजगी को बीजेपी ने भुनाया और उन्हें सरकार में शामिल होने का ऑफर दे दिया। अजित पवार ने आसानी से यह ऑफर मान भी लिया। इसके साथ ही एनसीपी में टूट का सबसे बड़ा कारण बना ईडी की कार्रवाई का डर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जून को भोपाल में विपक्षी दलों के 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र किया था। तब उन्होंने महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव और सिंचाई घोटाले का भी नाम लिया था। आपको बता दें कि ये दोनों विभाग अजित पवार के पास ही थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन के दौरान एनसीपी के कई नेताओं पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही थी। ऐसे ही मामला एनसीपी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए प्रफुल्ल पटेल पर भी था। ईडी ने 2019 में आरोप लगाया था कि प्रफुल्ल पटेल से जुड़ी एक कंपनी ने 2006 से 7 में मुंबई के वर्ली एरिया में सीजे हाउस नाम की बिल्डिंग बनाई थी। इसकी 2 मंजिलें 2007 में दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मेमन और इकबाल मिर्ची की पत्नी को ट्रांसफर की गई थी। मिर्ची के परिवार के मेंबर्स के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पटेल को 2019 से 2021 के बीच तलब किया गया था। जुलाई 2022 में ईडी ने सीजे हाउस की 4 मंजिलें कुर्क कर ली। प्रफुल्ल पटेल ने मिर्ची के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया था। हालांकि ईडी की चार्जशीट में प्रफुल्ल पटेल को आरोपी नहीं बनाया गया। प्रफुल्ल पटेल का घर भी इसी बिल्डिंग में है। जुलाई 2022 में ईडी ने बिल्डिंग के 12वें से 15वां फ्लोर सील कर दिया था। इसका मालिकाना हक पटेल परिवार के पास है। कोर्ट की परमिशन से प्रफुल्ल अब भी उसी घर में रह रहे हैं। हालांकि उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। अजित पवार की बात करें तो ये शरद पवार के खिलाफ उनकी दूसरी बगावत है। साल 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी और तब की शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और शानदार सफलता हासिल की, लेकिन मामला सीएम की कुर्सी को लेकर फंस गया। बीजेपी और उद्धव ठाकरे दोनों ने दावा ठोक दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई के बाद उद्धव ने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिला लिया। जब तक सरकार बनती उससे पहले अजित पवार बीजेपी से जा मिले, जिससे हर कोई हैरान रह गया है दोस्तों।
सुबह सुबह ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार ने तब दावा किया कि उन्हें अधिकांश एनसीपी विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा ना जुटा पाने के कारण यह सरकार महज 80 घंटे में ही गिर गई थी। उस समय शायद शरद पवार ने अपनी पावर दिखाते हुए सभी विधायकों को एकजुट कर लिया था, लेकिन इस बार अजित पवार शरद पवार पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास पार्टी के 53 में से 40 विधायक हैं, यानी 1/3 से ज्यादा उनके साथ हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए अजित पवार के साथ 37 विधायकों का होना जरूरी है। अगर उनके साथ इतने विधायक होते हैं तो उन्हें कानूनी रूप से राहत मिल जाएगी और इसके साथ ही पार्टी के नाम और चुनावी चिन्ह पर भी वे अपना दावा कर सकते हैं, जिससे शरद पवार को पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ सकता है, जैसे कि उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। फिलहाल शरद पवार और अजित पवार दोनों ही गुट विधायकों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल चलिए अब आपको उस कहानी के बारे में भी बता देते हैं जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के लिए शरद पवार ने भी अजित पवार की तरह पार्टी तोड़ दी थी। दरअसल बात उस समय की है दोस्तों, जब देश में इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हार मिली और जनता पार्टी की सरकार बनी। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को भी कई सीटों से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान शरद पवार के गुरु यशवंत राय पाटिल कांग्रेस यू में शामिल हो गए। शरद पवार भी कांग्रेस यू में शामिल हो गए। साल 1978 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस के दोनों धड़ों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। बाद में जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस के दोनों धड़ों ने एक साथ मिलकर सरकार बनाई। वसंत दादा पाटिल सीएम बने रहे। इस सरकार में शरद पवार उद्योग और श्रम मंत्री बने। सरकार बने हुए 4.5 महीने ही हुए थे कि शरद पवार ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी और जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। शरद पवार की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की थी और मात्र 38 साल की उम्र में शरद पवार राज्य के सबसे युवा मंत्री बन गए। ऐसा कहा जाता है कि जुलाई 1978 में शरद पवार ने अपने गुरु यशवंत राव चौहान के इशारे पर ही कांग्रेस यू से खुद को अलग किया था। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। जनता पार्टी में फूट पड़ गई। इंदिरा गांधी की सिफारिश पर 1.5 साल बाद ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और पवार की पहली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। जी हां, 1980 में महाराष्ट्र सरकार के बर्खास्त होने के बाद पवार लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे। हालांकि इस दौरान महाराष्ट्र समेत देश में कई राजनीतिक बदलाव हुए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पवार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और 1984 में पहली बार बारामती से लोकसभा सांसद बने। 1988 में शरद पवार दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। साल 1995 आते आते गठबंधनों का दौर शुरू होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन कर मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसे में पवार एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। अप्रैल 1996 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार बनाने लायक उनके पास संख्या नहीं थी। इस लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास चली गईं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 129 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा हो गया। यहीं से क्षेत्रीय दलों के दबदबे की राजनीति शुरू हुई। पवार कांग्रेस की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की भी लालसा जगने लगी। इसी बीच सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया और फिर कांग्रेस के अंदर का गणित भी बदल गया। कांग्रेस के अंदर मौजूद एक बड़े वर्ग का मानना था कि सोनिया को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसे में पवार को लगा कि अब उनका पीएम बनने का सपना पूरा होना मुश्किल है। ऐसे में 1999 में शरद पवार ने सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई। कांग्रेस में पवार की यह दूसरी बगावत थी। तो दोस्तों, ये थी शरद पवार के बगावत की कहानी। आज फिर वही कहानी एनसीपी में उनके भतीजे ने दोहरा दी है। देखने वाली बात ये होगी कि एनसीपी शरद पवार की होती है या फिर अजित पवार की। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।